जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। टॉपिक है ये आपका आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक है हैदर अली और टीपू सुल्तान। इन्होंने दक्षिण भारत में एक मैसूर राज्य पड़ता है, मैसूर, वहां पे इन्होंने शासन किया। और टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में मैसूर राज्य में एक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, इसलिए और महत्वपूर्ण है ये। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों के प्रति एक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा और अंग्रेज स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 4 भागों में हुआ और अंग्रेजों से युद्ध किया, इसलिए और ये महत्वपूर्ण रखता है। इससे विगत परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए और 90% चांसेस रहते हैं इस परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने के, क्योंकि दक्षिण भारत में एक मैसूर राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और दक्षिण भारत में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया किसने? टीपू सुल्तान, इसलिए और ये महत्वपूर्ण रखता है। और जो लोग भी चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल पे बने रहें, वीडियो देखें, नोट्स तैयार करें और परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। तो आइए बात करेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान या मैसूर राज्य। इन्होंने शासन का जो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने जो शासन किया, जो अंग्रेजों के प्रति स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, वो कहां से लड़ी है? मैसूर से लड़ी है, मैसूर राज्य से लड़ी, इसलिए और ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैसूर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं। मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हुई? तो आपका इसमें विजयनगर साम्राज्य था, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाने के फलस्वरूप मैसूर राज्य स्थापित होता है, बनता है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य एक तरफ, दूसरी तरफ गोलकुंडा, बहमनी, बरार, बीदर दक्षिण भारत के राज्य हैं, ये भी इन लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को विघटन किया, विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ। विघटन होने के फलस्वरूप में स्वतंत्र राज्य, कई स्वतंत्र राज्य बने। हैदराबाद बना, केरल राज्य बना, इसको श्रावणकोर बोलते हैं, त्रावणकोर बना। उसमें से एक मैसूर राज्य भी था। इस मैसूर राज्य में हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे मैसूर राज्य के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार ये मैसूर राज्य बना। इसके बाद मैसूर राज्य में जब स्थापना हुई तो वाड़ियार राजवंश का शासन था मैसूर राज्य पे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैसूर राज्य की स्थापना के 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विघटन होने के फलस्वरूप कई स्वतंत्र राज्य बने, जिसमें से मैसूर राज्य था। मैसूर राज्य की स्थापना हुई। इस मैसूर राज्य की स्थापना होने के बाद मैसूर राज्य पे वाड़ियार राजवंश का शासन था। किस वंश का शासन था? वाड़ियार राजवंश का शासन था। कुछ समय बाद ये समझिए कृष्णद्वती चिक्का कृष्णद्वती था। उस समय जो मैसूर राज्य के शासन की जो सारी शक्तियां थी वह नंजराज और देवराज नाम के व्यक्ति के हाथों में आ गई। नंजराज और देवराज नाम के व्यक्ति के हाथों में मैसूर राज्य के शासन की समस्त शक्तियां उनके हाथों में थी। जो शासक था वो सिर्फ नाम मात्र का शासक था, सारी शक्तियां नंजराज और देवराज के हाथों में थी। उनकी हत्या करने के बाद मैसूर राज्य का शासक फिर हैदर अली बनता है। हैदर अली बनता है। मैसूर राज्य एक संघर्ष का एक केंद्र बिंदु था, आप समझिए, क्योंकि इस मैसूर राज्य में समझिए, पहले थोड़ा सा, मैसूर राज्य में मराठे भी आक्रमण करते थे, इसको अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे। फ्रांसीसी भी इस पर आक्रमण करते थे, क्योंकि फ्रांसीसी भी आ गए थे, फ्रांसीसी भी इस पर आक्रमण करते थे। अंग्रेज भी इस पर आक्रमण करते थे कि अंग्रेजों का ये, क्योंकि ये उसमें समुद्र के किनारे पड़ता था तो व्यापारिक केंद्र के रूप में ये महत्वपूर्ण था, तो अंग्रेज भी इसको अपना अधिकार, इस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। निजाम इसको अपना ही प्रदेश मानते थे, क्योंकि जो मैसूर राज्य का जो पहला शासक था उसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की और औरंगजेब ने इसको अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था मैसूर को। तो जो निजाम थे वो, उनका कहना था कि जो मैसूर राज्य है वो मुगलों का है और निजामों का होना चाहिए। तो ये एक संघर्ष का केंद्र था बिल्कुल मैसूर राज्य। मराठे इस पर निरंतर आक्रमण करते रहे। इस पर आधिपत्य जताने के लिए मराठे
लगातार इस पर आक्रमण करते रहे और इस दौरान इसकी वित्तीय और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, जिसका लाभ हैदर अली ने उठाया था। ये आप समझिए, क्योंकि मैसूर राज में शासक नाम मात्र का था, सारी शक्ति नंजराज और देवराज के हाथों में थी। मराठे इस पर निरंतर आक्रमण करते थे, इसकी वित्तीय और राजनीतिक स्थिति को छिड़ कर दिया था, बिखार दिया था, पूरी तरह से बिखर गया था, ये कमजोर हो गई। उस अवसर का लाभ हैदर अली ने उठाया। कहा जाता है कि एक बार हैदर अली और मराठों का भी आमना सामना होता है, जिसमें हैदर अली पराजित होता है, लेकिन इसके बाद, इस पराजय के बाद मराठों पर उसमें अफगानों का आक्रमण हो जाता है। जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, उसमें मराठे पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। उस स्थिति का अवसर का लाभ हैदर अली उठाता है और अपनी स्थिति को मजबूत करता है। और मजबूत करने के बाद हैदर अली मैसूर की राजमाता का सहयोग से नंजराज और देवराज की हत्या करके मैसूर का शासक बन जाता है, स्वयं मैसूर का शासक घोषित करता है। तो ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आइए बात करें हैदर अली। 1761 से 1782 ईस्वी ये इसके शासन की तिथि है। मैसूर राज्य पे शासन करने की तिथि है 1761 से 1782 ईस्वी तक मैसूर राज्य का ये शासक रहा। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण से परिवार में हुआ था। पिता का नाम फतेह मोहम्मद था और फतेह, जो इनके पिता थे फतेह मोहम्मद, ये मैसूर के किले में सैनिक अधिकारी थे। इसके बाद हैदर अली के पिता की मृत्यु, एक युद्ध करते हुए हैदर अली के पिता की मृत्यु 1728 में हो जाती है। बड़ा होकर हैदर अली मैसूर राजा के प्रधानमंत्री नंजराज के यहाँ एक साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ करता है। साधारण सैनिक के रूप में नौकरी करना प्रारंभ करता है। मैसूर का प्रधानमंत्री नंजराज हैदर अली की बहादुरी और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाता है। जब हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है तो दो महत्वपूर्ण ये कार्य करता है। अपनी सेना को देखता है, सेना के वो प्रभाव को देखता है, उसकी सेना कैसे कुशल, किस तकनीक में कैसे कुशल है या नहीं है, उस क्रम में। और हैदर अली भी अशिक्षित था, पर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो सबसे पहला कार्य वो करता है कि एक विद्वान ब्राह्मण खांडे राव को अपना सलाहकार नियुक्त करता है। दूसरा, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी अधिकारियों को अपनी सेना में नियुक्त करता है, जिससे उसकी सेना आधुनिक तकनीक सीखे, पाश्चात्य तकनीक सीखे और युद्ध कौशल सीखे। उसकी सेना पाश्चात्य तकनीक में आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित हो जाए। इस क्रम में वो फ्रांसीसी अधिकारियों को अपनी सेना में नियुक्त करता है। इस क्रम में फिर 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना करता है। फिर भाई जब फ्रांसीसी अधिकारी उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं तो पाश्चात्य तकनीक उसकी सेना सीखती है, आधुनिक ढंग से उसकी सेना प्रशिक्षित होती है और पाश्चात्य तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, पाश्चात्य तकनीक को अपनी सेना में शामिल करता है, युद्ध कौशल से निपुण करता है और आधुनिक शास्त्रागार को स्थापित करता है 1755 ईस्वी में। इसके बाद राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित करता है। हैदर अली राजधानी परिवर्तन करता है मैसूर से श्रीरंगपट्टनम। इसके बाद 1760 ईस्वी में जैसा बताया कि मैसूर राज की जो अंतिम समय में जो चिक्का कृष्णराज द्वितीय जो शासक था, उसमें सारी शासन की शक्ति जो थी वो नंजराज और देवराज नाम के व्यक्ति के हाथों में थी। तो 1760 ईस्वी में मैसूर की राजमाता के सहयोग मिलने से 1760 ईस्वी में नंजराज और देवराज की हत्या करके 1761 में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित करता है, स्वयं मैसूर का शासक बन जाता है। किसी किसी पुस्तक में 1760 ईस्वी लिखा हुआ है, किसी पुस्तक में हैदर अली के शासक बनने की जो तिथि है 1761 है। ये एनसीईआरटी की है। 1761 में मैसूर राज का शासक स्वयं को शासक राजा घोषित करता है। दूसरा, दो एग्जाम पॉइंट हो गए। तीसरा एग्जाम पॉइंट आपका, हैदर अली दक्कन का प्रथम भारतीय राजा था, शासक था, जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुआ, या ये कह लो हैदर अली दक्कन का प्रथम भारतीय था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया है। इस क्रम में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में होता है। हैदर अली और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेरेलस ने किया। कहा जाता है कि यहाँ पे जो हैदर अली की
हैदर अली का सामना करने के लिए जो अंग्रेजी सेना आई वो बंबई से प्रशिक्षित होकर आई थी। बंबई से प्रशिक्षण लेकर अंग्रेजी सेना को हैदर अली का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गवर्नर लॉर्ड वेरेलस ने किया था। अंग्रेजी सेना को इसने पराजित किया और अंग्रेजी फौज को मद्रास तक पीछे ढकेल के ले गया था। मतलब कहा जाता है कि अंग्रेजी सेना को मद्रास तक पीछे जाने के लिए हैदर अली ने विवश कर दिया, पराजित किया और मद्रास जाने के लिए विवश कर दिया, पीछे मद्रास जाने के लिए विवश किया। और दोनों में फिर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि होती है। 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास संधि होती है। इस मद्रास संधि समझौते के तहत दोनों लोग, हैदर अली और अंग्रेज दोनों, अपने अपने जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर देते हैं। दूसरी बात, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में होता है। इसमें भी हैदर अली और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, अंग्रेजी फौज का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग्स करता है और दोनों में भीषण युद्ध होता है। इसमें भी हैदर अली अंग्रेजी सेना को पराजित करता है। युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण हैदर अली की 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध का उत्तरदायित्व फिर उसके पुत्र टीपू पे आता है, टीपू सुल्तान पे आता है और अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच 1784 में मंगलोर की संधि होती है। 1784 में मंगलोर की संधि होती है। इसमें भी दोनों लोग अपने जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर देते हैं। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के बाद 7 दिसंबर 1782 में युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अंग्रेज को पराजित कर देता है। अंग्रेजी सेना को पराजित करने के बाद, घायल हो जाने के बाद उसकी मृत्यु होती है। ये आप समझिए, ये हारा नहीं अंग्रेजों से, अंग्रेजों को पराजित किया और युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के बाद उसकी मृत्यु होती है। और उस युद्ध का दायित्व उसके पुत्र टीपू सुल्तान पे आता है। टीपू सुल्तान ने युद्ध क्षेत्र का पूरा नेतृत्व किया, अपनी सेना का नेतृत्व किया और 1784 में मंगलोर की संधि होती है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। तो अब यहां से आते हैं टीपू सुल्तान। टीपू नाम था, सुल्तान उसकी उपाधि थी। 1782 से 1799 ईस्वी तक ये इसके शासन की तिथि है। टीपू अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की राजगद्दी पर बैठता है। टीपू सुल्तान जो था वो एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसने अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ आदि भाषाओं का इसका अच्छा ज्ञान था। इसको टीपू ने नई कैलेंडर व्यवस्था को अपनाया, सिक्के ढालने की नई प्रणाली को, सिस्टम को अपनाया, माप तौल के नए पैमानों को अपनाया और एक नया संवत चलवाया था टीपू सुल्तान ने। टीपू ने खुलेआम सुल्तान की उपाधि ली, जैसा आपको बताया कि यह सुल्तान उसकी उपाधि थी। 1787 में इसने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। सिक्के में इसने, टीपू सुल्तान ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संवत की आकृति चित्रित करवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में 1791 ईस्वी में शारदा मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन दान दिया। इसके बाद टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। मैंने जैसा बताया कि हैदर अली ने अपनी सेना में पाश्चात्य तकनीक के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया था, तो इसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को भी मिश्रण उसको अपनाया था। मतलब दोनों में, अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया इसने। टीपू फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, उससे प्रभावित होकर मैसूर में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के, बताया फ्रांसीसी इसके मित्र बन गए थे, इसके पिता से ही मित्र थे, तो टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, लगाया। अंग्रेजी सेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। एक नौसेना बोर्ड का गठन किया कब? 1796 ईस्वी में। किसके लिए? अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने के लिए एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। इसके बाद टीपू ने जागीर प्रथा, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, उसका अंत किया। टीपू ने जागीर प्रथा को, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। टीपू के शासनकाल में
पैदावार का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। टीपू सुल्तान के शासन के समय भूमि की पैदावार, उपज का पैदावार का जो 1/3 भाग था वो भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। टीपू की पैदल सेना यूरोपीय शैली की जो बंदूकें थी उनसे लैस थी। जो टीपू सुल्तान की जो सेना थी, सैनिक जो थे वो यूरोपीय शैली के बंदूक जो थी उससे लैस थे। उससे टीपू सुल्तान की जो पैदल सेना थी जो यूरोपीय शैली में जो बंदूकें थी उससे लैस थे। उसकी सेना में, पैदल सेना में यूरोपीय शैली की जो बंदूकें थी वो थी। इसके बाद टीपू और अंग्रेजों के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1782 से 1799 ईस्वी में। भाई यहाँ 82 में उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पिता की, तो आगे युद्ध का संचालन नेतृत्व टीपू सुल्तान करता है। तो 1782 से 1799 ईस्वी तक चलता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेस्ली ने किया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में युद्ध में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की युद्ध क्षेत्र में ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसने अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने के लिए दक्षिण में मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। फ्रांसीसी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक था स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर मैसूर में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो ये थे आपके टीपू, हैदर अली और टीपू सुल्तान। और कुछ साम्राज्यवादी लेखक टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य बोलते हैं। कुछ साम्राज्यवादी जो लेखक हैं वो टीपू सुल्तान को एक सीधा साधा दैत्य बोलते हैं, क्योंकि उसने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए, जैसा बताया, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए उद्देश्य से उसने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और अपनी सेना में यूरोपीय शैली से लैस बंदूकों को शामिल किया। पैदल सेना जो थी उसकी यूरोपीय शैली की जो बंदूकें थी उससे लैस थी। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका ये जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी बना टीपू सुल्तान। और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, रोपा इसने। मतलब एक अंग्रेजों से युद्ध करने के मेन इसका उद्देश्य अंग्रेजों से युद्ध करना था। तो ये थे आपके हैदर अली और टीपू सुल्तान, मैसूर राज्य। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद सभी को।